हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले से, तब से अलग-अलग मौकों पर तमाम स्टूडेंट्स मुझसे यही डिमांड करते रहे कि सर प्रीपोज़िशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। कुछ ऐसा करिए कि प्रीपोज़िशन की हमारी जो प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए। एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन ले लीजिए प्रीपोज़िशन का। तो मैंने ऐसी तमाम रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये तय किया है कि मैं आपको प्रीपोज़िशन का ए टू ज़ेड जितना मैं जानता हूँ, ए टू ज़ेड जितना मैं जानता हूँ, वो सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा। और प्रीपोज़िशन में है क्या-क्या सर? एक तो कुछ प्रीपोज़िशन के बेसिक रूल्स हैं कि फॉर को कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, इन को कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, इनटू कहाँ आना चाहिए, फ्रॉम कहाँ आना चाहिए। फिर एक जो टेरिफाई करता है आपको, जो डराता है प्रीपोज़िशन में, वो है फिक्स्ड यूजेस कि आपको लगता है कि प्रीपोज़िशन ऑफ लगना चाहिए, लग रहा है प्रीपोज़िशन फ्रॉम। जैसे मैं बताऊं कि एक वर्ब होती है अक्विट। अब अक्विट का मतलब होता है किसी को जेल से आजाद कर देना। अब जब किसी को जेल से आजाद किया गया या कैद से रिहा कर दिया गया, तो से बोल रहे हैं ना, से के चलते जो प्रेपोजिशन लगना चाहिए वो लगना चाहिए फ्रॉम। लेकिन अक्विट क्या करता है, प्रेपोजिशन ऑफ लगाता है। तो ये तुरंत आपकी कैलकुलेशन के अगेंस्ट चला जा रहा है ना। जैसे कि एब्स्टेन एक वर्ब है। एब्स्टेन का मतलब होता है दूर रहना, अवॉइड करना, गलत चीजों से दूर रहना। तो यहाँ भी आप हिंदी में से बोल रहे हैं, गलत लोगों से दूर रहना, गलत आदतों से दूर रहना। तो फ्रॉम लगना चाहिए ना। हाँ, एब्स्टेन फ्रॉम लगा भी रहा है। तो ये आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से है। लेकिन अक्विट वो नहीं कर रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अक्विट के केस में भी आप ये सोच रहे थे कि ये ऑफ लगाए, पर अक्विट ने क्या किया, प्रेपोजिशन फ्रॉम लगा, लेकिन अक्विट ने क्या किया, प्रेपोजिशन ऑफ लगा दिया। तो इसने आपकी कैलकुलेशन बिगाड़ दी। अब ऐसे 2, 4, 10, 20 वर्ड्स हो तो टीचर ये भी बोल सकते हैं कि चलिए इन्हें याद कर लीजिए, लेकिन ऐसे वर्ड्स की संख्या बहुत सारी है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि कितनी है, बहुत सारी है। एक बड़ा कलेक्शन है फिक्स्ड यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। पहले तो उन्हें ये नहीं मालूम होता किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। पहले तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। फिर उन्हें ये अगर मालूम हो कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि वो प्रेपोजिशन कब नहीं आएगा। जैसे एक वर्ड है इंसिस्ट। अब इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है, इसका मतलब होता है जोर देना, किसी बात पर जोर देना। ठीक। अब ये मान लीजिए किसी स्टूडेंट को मालूम है कि इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, पर उसको ये समस्या है कि वो ये नहीं जान रहा है कि कब आना है कब नहीं आना। जैसे कहा जाए कि लिखा है द बेबी insisted that he wanted that toy। अब तमाम ऑप्शंस के बीच में एक ऑप्शन है इंसिस्टेड का, और दूसरा ऑप्शन है सर इंसिस्टेड ऑन का। अब आप ही सोचिए कि जब आपको ये पढ़ा दिया जाए कि इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, तो आप तुरंत कुछ देखे बगैर यही तो सोचोगे कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, जबकि यहाँ पर बी नहीं लगेगा सर, ए लगेगा। ऑन लगता है इंसिस्ट के साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उस ऑन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बताया गया कि बच्चे ने इंसिस्ट किया, लेकिन ये नहीं बताया गया ना कि बच्चे ने किस बात पर इंसिस्ट किया। हाँ, इतना ही तो लिखा है कि बच्चे ने इंसिस्ट किया कि उसे वो खिलौना चाहिए। बच्चे ने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया ना, ऐसे तो लिखा नहीं है द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन सेइंग, ऐसे तो लिखा नहीं है ना कि बच्चे ने ये कहना जारी रखा या इस बात पर जोर दिया। तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम की प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा ये ना आना, दूसरी प्रॉब्लम की ये ना मालूम होना कि वो प्रेपोजिशन कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक। और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि अब अग्री के साथ विद भी लगता है,
टू भी लगता है, ये भी एक चैलेंज है कि कब विद लगेगा, कब टू लगेगा। हाँ, जैसे रिमाइंड एक वर्ब है, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा, तो अब इसमें ये मालूम हो कि वो ऑफ कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना। जैसे रिमाइंड में दो बातें होंगी, किसको याद दिलाना है, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, तो किसको याद दिलाना है, यानी कि पर्सन, है ना, पर्सन हो गया, somebody जिसको कहते हैं। और दूसरी बात कि क्या याद दिलाना, यानी कि समथिंग। तो अब जैसे आपको ये तो मालूम है कि रिमाइंड के साथ ऑफ लगता है, पर आपको ये ना मालूम हो कि वो ऑफ कहाँ पर लगता है, तो हो सकता है कि आप कुछ गलत करें। जैसे सही स्ट्रक्चर है कि रिमाइंड के बाद पहले पर्सन आ जाता है और उसके बाद ऑफ लगा करके वो बात याद आ जाती है जो आपको याद है, या फिर जो बात आप याद दिला रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई ऐसे पढ़ाता नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ कि बहुत कम संख्या में टीचर्स ऐसे हैं जो आपको इतनी डिटेल में ले जाना चाहते हैं, और पेपर आपसे यही सारे सवाल पूछता है। वो जान रहा है कि आपने अगर रट रखा है कि इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन लगता है, तो वो आपसे ये भी पूछेगा कि ये क्या मालूम है कब लगता है और कब नहीं लगता है, क्या पर्पस होता है, क्या पर्पस नहीं होता है। ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहीं पर तो होती है। अब जैसे देखिए, एक वर्ड है यूजफुल, अब यूजफुल है एक वर्ड है सर बेनिफिशियल, दोनों का सेम मीनिंग है, लाभदायक अथवा उपयोगी। अब आप कह रहे हैं कि साइकिल चलाना जो है सेहत के लिए लाभदायक है ना, सेहत के लिए लाभदायक, या फलों का सेवन करना सेहत के लिए लाभदायक है। तो हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं बंधुवर, आप बोल रहे हैं के लिए, जिसके चलते आप यही तो चाहते हैं कि यूजफुल के साथ क्या लगे, फॉर लगे। ठीक उसी प्रकार बेनिफिशियल के साथ भी आप यही चाहते हैं कि फॉर लगे। क्यों? क्योंकि यूजफुल का मीनिंग भी होता है लाभदायक, बेनिफिशियल का मीनिंग भी होता है लाभदायक, और दोनों के बाद आता है के लिए। तो यूजफुल के साथ भी फॉर चाहते हैं आप लगे, बेनिफिशियल के साथ भी फॉर लगे आप चाहते हैं। यूजफुल ने आपकी बात मानी भी, पर बेनिफिशियल ने आपकी बात नहीं मानी, उसने फॉर की जगह टू लगा लिया। तुरंत आप चौंक गए ना कि यार ये कौन सी बात है, फॉर लगना चाहिए जब के लिए बोला जा रहा है, तो ऑफ क्यों लग रहा है या टू क्यों लग रहा है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये बात तो तय है कि प्रेपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट को याद करना होता है, लेकिन उसमें एक चैलेंज है ना कि बच्चे को ये मालूम नहीं ना कि उसे क्या याद करना है, कैसे याद करना है। अगर कोई उसे समझाता है कि सर आपको ऐसे नहीं ऐसे चीजों को पढ़ना है, तो ऐसे में जल्दी से याद हो जाएंगी, जल्दी से आप समझ सकेंगे, तो उसका हौसला बढ़ता है और फिर वो याद कर सकता है। लेकिन सीधे आपने कोई बुक उठा ली, उसमें एक लिस्ट बनी हुई, मार्केट में जो पॉपुलर बुक्स हैं, सर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर जो पॉपुलर बुक्स हैं उन्होंने प्रेपोजिशन को, ये जो प्रेपोजिशन का दूसरा हिस्सा है फिक्स्ड यूजेस जिसको कह सकते हैं, या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जिसको कह सकते हैं, या फिर वर्ड बाउंड केसेस ऑफ प्रेपोजिशन कह सकते हैं, इसमें ये बताया कि इसके साथ ये प्रेपोजिशन लगता है, इसके साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है, पर ये नहीं बताया कि कब लगता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है, और कब नहीं लगता है। हाँ, इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया है। अच्छा, इन दोनों चीजों के साथ साथ मैं इस बैच में कौन सी दो चीजें जो बेसिक यूजेस हैं प्रेपोजिशन, क्योंकि फंडामेंटल का स्ट्रांग होना जरूरी है, उसके बाद ही आप 3 मंजिल 4 मंजिल इमारत बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस भी हैं जिन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स बोल सकते हैं। जैसे एक फ्रेजल वर्ब मुझे याद आ रही, डील। अब कई बार डील के साथ विद लगता है। ओ, हाँ, अब जैसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है डील, तो डील के साथ कई बार विद लगता है, कई बार सर इन लगता है। तो ये मालूम हो कि कब डील के साथ विद लगाना है, कब डील के साथ इन लगाना है। अब जैसे अबाइड है, अबाइड के साथ विद भी लगता है, अबाइड के साथ इन भी लगता है। अच्छा, एक और चैलेंज है प्रेपोजिशन के एडवांस पार्ट में, तमाम वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं मालूम होता। अब जैसे बहुत से बच्चों को अबाइड का ही मीनिंग नहीं मालूम,
बहुत से बच्चों को अपराइज का ही मीनिंग नहीं मालूम। तो जब मीनिंग ही नहीं मालूम तो वो ये जानेंगे कैसे कि यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए। ये सारे चैलेंजेस ही तो हैं कि हमको शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम तो हम क्या करें। जैसे एक वर्ब है बेस्टो, अब बहुत से लोगों को बेस्टो का मीनिंग नहीं मालूम है। तो अब जब बेस्टो का मीनिंग नहीं मालूम है तो फिर वो प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा या कैसे लगेगा, इस बात को कैसे समझेंगे। तो मैं इस बैच के माध्यम से यही प्रयास करूंगा कि आपके जो तमाम कहे अनकहे डाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आप जानते ही नहीं है सर कि ऐसा भी होता है क्या, या आपको ऐसा भी सोचने की जरूरत है क्या, ऐसी तमाम बातों पर से मैं पर्दा हटाऊंगा और आपको पूरी कोशिश करूंगा और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। और यही कोशिश करूंगा कि आप इस बार जब प्रेपोजिशन पढ़ लें तो फिर दोबारा आपको प्रेपोजिशन रिवाइज तो करना पड़े, फिर से पढ़ना ना पड़े, है ना। ये देखिए, मैंने अपनी टीम को बोला कि कोई भी टैगलाइन लगाओ, तो बड़ा भरोसा करके टीम ने जो है ये टैगलाइन लगाई है कि आप ये मत कहना कि प्रेपोजिशन बहुत कठिन है। हाँ, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं पूरी निष्ठा से कोशिश करूंगा कि आपको सच में ये ना कहना पड़े कि हाँ प्रेपोजिशन कठिन है। इस बैच की जो ड्यूरेशन है, टेंटेटिव ड्यूरेशन जो है 14 डेज है। मैं ऑफलाइन में जब इस प्रेपोजिशन चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो 2 हफ्ते पढ़ाता हूँ, तो मैंने वही सोचा कि ऑनलाइन में भी 2 हफ्ते लगेगा। यही सोच करके मैंने 2 हफ्ते का ड्यूरेशन दिया है इस बैच को। अच्छा, इस बैच में कैसे आप जुड़ सकते हैं सर? 14 डेज का बैच है, मतलब 14 टू 16 डेज आप मानिए, ठीक। 3 चीजें पढ़ाई जाएंगी, एक बेसिक यूजेस, एक फिक्स्ड केसेस और दूसरा तमाम इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जिनका प्रेपोजिशन से कुछ गहरा ही रिश्ता है, ठीक। इस बैच का टाइम होगा शाम को 5 PM टू 6:15 PM, ठीक। 1 आवर 15 मिनट्स का सेशन होगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सेशन के एंड होने पर, शुरू में नहीं सर, शुरू में नहीं, सेशन के एंड होने पर पीडीएफ फॉर्मेट में आप सभी को शेयर कर दिया जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आप सभी को शेयर कर दिया जाएगा। इस बैच में, इस 14 डेज के क्रैश कोर्स में, या क्या कहेंगे इसको, एक, हाँ, वर्कशॉप बोल सकते हैं। तो ये जो 14 डेज की वर्कशॉप है, इसके लिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज चार्ज करूंगा, ठीक। आप 100 रुपीज बस देंगे और आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मैं एक भ्रम दूर करना चाहता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि YouTube पर तमाम टीचर्स प्रेपोजिशन इसलिए नहीं पढ़ाते हैं बहुत डिटेल में क्योंकि कहीं ना कहीं उनको स्वयं ही बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं प्रयास करके इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ कि आपको मेरे केस में ऐसा सोचना ना पड़े। कैसे बैच में एडमिशन लेंगे उसकी डिटेल आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो फोन नंबर भी नीचे दिया हुआ है। मैं फोन नंबर को फिर से शेयर भी कर दे रहा हूँ, 9935923221। इस नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके आप ये जान सकते हैं कि कैसे पेमेंट किया जाएगा और कैसे आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। मुझे लगता है मैंने सारी बात बता दी है। और अब मंडे 23 में शाम को 5 बजे जो है, आज सैटरडे है और परसों 23 में मंडे को पड़ेगी, शाम को 5 बजे जो है इस चैप्टर की, इस वर्कशॉप की पहली क्लास होगी। यकीन करिए आपको वाव वाला फील आएगा जरूर। यकीन मानिए कि आपके लिए अभी तक जितना बड़ा दर्द रहा हो, चाहे जितना बड़ा दर्द रहा हो प्रेपोजिशन, चाहे जितना बड़ा चैलेंज रहा हो ये प्रेपोजिशन, भरोसा रखिए आपके लिए वो चैलेंज नहीं लगेगा। बस पढ़ने के बाद समय समय पर रिवाइज कर लीजिएगा। इसे भूल भी सकते हैं आप, मैं अभी से कह रहा हूँ, पूरा बैच ओवर होने के बाद समय समय पर इसे रिवाइज कर लीजिएगा।
चलिए, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस बात को स्प्रेड करेंगे, अपने दोस्तों में इस बात को पहुँचाएँगे और भारी संख्या में इस बैच में एडमिशन लेंगे। फ़ी मैंने बहुत मिनिमम रखी ₹100 ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है ना? हाँ, वैसे तो फ़ी पेमेंट करने का तरीका ऑनलाइन ही है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स ऑफ़लाइन बैच में मेरे पढ़ते हैं, वो अगर इंस्टीट्यूट यानी कि कोचिंग आ कर के भी इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफ़लाइन फ़ी डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और हमारा सभी का हौसला बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।